में मोहन भागवत के पहुंचने से पहले क्या योगी आदित्यनाथ गदगद हैं? क्या यूपी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में अब तक सिर्फ आरएसएस जानता है? क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ टू दिल्ली चक्कर लगा रहे थे, मगर संघ प्रमुख मोहन भागवत के खास तौर पर मिलने के लिए गोरखपुर का प्लान बनाया है। अब ऐसा क्या है इस मीटिंग को लेकर, सारे जवाब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपके सामने। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चुनावी नतीजों के बाद पहली बार गोरखपुर में हैं, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगी। आरएसएस और बीजेपी में तालमेल कैसे बनाए रखा जाए, इस मीटिंग में ये डिस्कस हो सकता है। पूर्वांचल में बीजेपी की इतनी बुरी हार क्यों हुई, इस पर चर्चा मुमकिन है, और यूपी में योगी का रोल कितना अहम रहने वाला है, ये भी इस मीटिंग से तय होगा। वैसे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जब भी गोरखपुर में होते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे जरूर मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार ये बेहद खास है। बीजेपी से घटती दूरियों की खबरें और इशारों में संघ प्रमुख का मोदी सरकार को मैसेज, सियासी गलियारे में सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का सत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री तस्वीरों के जरिए बहुत कम बाहर आती है, मगर माना जाता है कि योगी को टोन सेट कराने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद योगी को सीएम बनाने में भूमिका संघ की मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संघ की सलाह पर ही योगी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, और फिर 2022 में भी आरएसएस ने ही योगी के लिए यूपी चुनाव का एजेंडा सेट किया था। मगर 2024 के चुनाव में संघ ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से टच में रहे, और अब चुनावी नतीजों के बाद योगी मोहन भागवत से मुलाकात कर मैसेज देना चाहते हैं, जो हुआ सो बीत गया, अब नई राह बनानी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ये कहा कि मतलब ये परसेप्शन, ये नैरेटिव सेट किया गया कि संघ की जरूरत नहीं है। वो कहना क्या चाहते थे, निकल के क्या आया। मतलब इसके पहले जो चीज बीजेपी करती थी, या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाया था कि भाई कांग्रेस कह रही है फला चीज, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर बीजेपी ने ऐसे पेश किया, तो इस बार बाजी मार ले गई विपक्ष। यूपी में बीजेपी के 25 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें लेकर बीजेपी के लोगों में ही नाराजगी थी, और संघ का काडर भी ठीक नहीं मानता था। इसमें आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल की 12 सीटें भी आती हैं। पूर्वांचल के सियासी बिसात पर बीजेपी पूरे तरीके से फिसड्डी साबित हुई। बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाई। आलम यह रहा कि पूर्वांचल के वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल की 12 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी का कमल खिला, और इनमें से वाराणसी के अलावा मिर्जापुर और भदोही की सीट थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव वाला माना जाता है। आजमगढ़ मंडल की लालगंज सीट 2019 में बीजेपी हारी थी। इस चुनाव में भी यहां हार मिली। आजमगढ़ सीट को बीजेपी पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई, और इस बार भी रिजल्ट वही रहा। घोसी में पिछली बार की तरह ही बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। 2019 में जिस बलिया को बीजेपी ने जीता था, वो सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंच गई। यानी आजमगढ़ मंडल की 4 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ। वाराणसी मंडल में बीजेपी सिर्फ वाराणसी की सीट जीत पाई, वो भी पीएम मोदी की वजह से, वरना मछली शहर और चंदौली को भी गंवा दिया। जबकि गाजीपुर और जौनपुर 19 के नतीजे नहीं बदल पाए।
मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही यानी तीनों सीटों पर 2019 में एनडीए का कब्जा था, लेकिन इस बार रॉबर्ट्सगंज को गंवा दिया। बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन के बाद संघ पूर्वांचल में एक्टिव हो गया है और इसी के तहत मोहन भागवत 4 दिनों के लिए गोरखपुर में हैं। स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग के साथ साथ पूर्वांचल की हारी हुई सीटों का फीडबैक लेना भी उनके इस प्रवास का हिस्सा बताया जा रहा है। ब्राह्मणों की गलती नहीं, ये लोग हारे हैं अपने कर्म से, टिकट गलत दिए। जैसे यहाँ मछली शहर में तूफानी सरोज का 5 विधानसभा में विरोध था और जबरदस्ती इनको टिकट दे दिए, तब भी वो तूफानी सरोज को वोट मिला है। महेंद्र पांडे भी जो है को नहीं टिकट देना चाहिए था, वहाँ सुशील सिंह को देना चाहिए था। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उदासीन भी थे, उनके दिमाग में ये था कि बस मोदी जी के द्वारा हम लोग जीत रहे हैं, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर के उन लोगों के दिमाग में घुस गया कि जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात उनके कार्यकर्ता जो है जन जन में पहुंचा दिए। भाजपा के कार्यकर्ता इस चीज़ को जन जन तक मोदी जी के बातों को नहीं पहुंचा सका। चुनावी नतीजों के बाद यूपी में एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। वो ये है कि 10% ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा साइलेंट होकर बीजेपी के खिलाफ चला गया। इसकी वजह चंदौली सीट पर महेंद्र नाथ पांडे का पब्लिक कनेक्ट कम, तो बलिया सीट पर सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी और भदोही पर ललितेश मणि त्रिपाठी को टीएमसी से टिकट मिलना फैक्टर माना जा रहा है। पूर्वांचल में सिर्फ राजपूत, भूमिहार और पटेल वोटर्स ही नहीं, बल्कि कई ऐसे सीटें थी जहां पर ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। मसलन बलिया सीट को ही लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर ब्राह्मण चेहरे सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा। सनातन पांडे ने सभी मिथक और जातिगत समीकरण को देखते ही देखते तोड़ दिया और यहां के कद्दावर नेता यानी चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी। जानकार ये बता रहे हैं कि सनातन पांडे को बलिया के ब्राह्मणों ने खुलकर वोट दिया और देखते ही देखते पूरी बाजी पलट गई। बलिया में ब्राह्मण करीब 15% के आसपास हैं। ये अब तक बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे, मगर इस बार क्या सनातन पांडे की तरफ झुक गए, इसे लेकर कई सवाल है। बलिया की राजनीति में बात करेंगे तो सनातन पांडे जी को इस बार के चुनाव में ब्राह्मणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक मतदान किया है, जहां तक मेरा अनुमान है। और जब भी ब्राह्मण जिसके साथ रहा है, जिसके साथ गया है, निश्चित तौर पे वो चुनाव जीता है। मौका अभी भी उनके पास है, सरकार उन्हीं की चल रही है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। मौका है, देश के लिए कुछ करे, ब्राह्मण उनके साथ खड़े भी हो सकते हैं। ये फैक्ट है कि बीजेपी के हिस्से वाली 33 सीटों में सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण ही सांसद बने हैं। 2019 के चुनाव में करीब 75% ब्राह्मण वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया था, बाकी 25% वोट दूसरी पार्टियों में बंटा था। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, जीतने वालों के मुकाबले बीजेपी के हारे हुए ब्राह्मण कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। महेंद्र पांडे को वीरेंद्र सिंह, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और गठबंधन के नेता के तौर पे चुनाव लड़े थे, उन्होंने लगभग 25,000 वोटों से हरा दिया। कहा यह जा रहा है कि चंदौली लोकसभा सीट में न सिर्फ राजपूत और पटेल वोटर्स ही महेंद्र नाथ पांडे से नाराज थे, बल्कि जो ब्राह्मण थे वो भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। लिहाजा महेंद्र नाथ पांडे की करारी हार हुई। ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण समाज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ था। कुछ लोगों के बहकावे में कुछ लोग हो गए होंगे, उनके बारे में संपूर्णता से नहीं कहा जा सकता, बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ा था। चंदौली लोकसभा चुनाव में पूरा ब्राह्मण समाज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर लगा था और पूर्ण रूप से वो मतदान किया। यूपी में 5 सीटों पर बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट के खिलाफ अखिलेश ने कुर्मी दांव खेला। ये वोटर बीजेपी का माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कुर्मी पटेल भी खिसक गए। संघ भी ये फीडबैक ले रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोहन भागवत एनडीए सरकार की वापसी का जिक्र तो करते हैं,
लेकिन संघ को चुनावी प्रचार में घसीटे जाने पर सवाल उठाते हैं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बीजेपी के किसी बड़े टॉप लीडर से मुलाकात नहीं की थी। पहला 1-to-1 कम्युनिकेशन योगी आदित्यनाथ से ही होगा। इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि संघ का बड़ा फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है। सामने 2027 का चुनाव है और देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की डाउन हो रही सीटें चिंता का विषय है। योगी खुद चुनावी सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तमाम समीकरण और तालमेल उनके जहन में है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, देश खतरे में नहीं, संविधान खतरे में था, इसलिए इस युगल और युवा जोड़ी को आज के युवाओं ने स्वीकार किया। इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ दलितों का जो भी फैक्टर है, जितने भी SC ST रहे हों मतदान करने वाले, वो पूरी तरह से इनका साथ दिया, समर्थन दिया, इस उम्मीद से कि आने वाले कार्यकाल में एक अच्छा उनके लिए भविष्य हो। यूपी का रिजल्ट बीजेपी के लिए सेटबैक की तरह है, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए मौका, और ये मौका 2027 के चुनाव में आने वाला है।